हाँ सर, सभी को जय माता जी री। सबसे पहले तो भंवरदान जी को जय माता जी री, जो इन्होंने हमें इस मंच पे अचानक फंसाया, इसके लिए। और अनुराग जी आ गए हैं, सबसे हमारे प्रिय, इनको भी सादर जय माता जी की। और हमारी आदत पड़ी हुई कि कुछ जब तक श्रोता इकट्ठे नहीं होते तब तक हम बोलते नहीं, तो उससे पहले तो सिर्फ जय माता जी की कहेंगे। और कुछ टाइम तो जय माता जी से निकाल देंगे, बाकी बचे हुए टाइम में थोड़ी सी बात कर लेंगे। और बात भी चारणों को बताना बड़ा मुश्किल होता है, इस बात का मुझे एहसास हो रहा है। और विषय भी ऐसा दिया है कि उस पर बोलना और भी मुश्किल होता है। मैं समझता हूँ कि आज के इस गंभीर विषय में कितनी गंभीरता से हम बात कर पाएंगे, पर मैं इस विषय को थोड़ा सा सरल बनाने की कोशिश करता हूँ कि इतना गंभीर है, पर गंभीर होकर अगर सोचेंगे तो शायद उस विषय से कुछ निकल ना पाए। उसको सरलता से समझने की कोशिश करते हैं और सरलता से समझ के और क्या उपाय हो सकता है, ऐसा कुछ करते हैं। मैं सबसे पहले जब आचरण की चर्चा करें तो और आजकल लोग बहुत बढ़ चढ़ के इसको चारणत्व से भी जानते हैं, और चारणत्व से जब बात करते हैं तो मुझे लगता है वो शायद आचरण के बारे में ही बात करना चाह रहे हैं। और आचरण को मैं परिभाषित करूं तो मुझे मेरे विचार से ऐसा लगता है कि जो हम विचार करते हैं और उसके विचार के अनुरूप क्या हम बोलते हैं, और अगर हम बोलते हैं तो क्या हम वैसा करते हैं। यानी विचार, वचन और कर्म, इन तीनों का अगर सामंजस्य है, जैसा विचारते हैं वैसा बोलते हैं और वैसा ही करते हैं, तो ये हमारे व्यवहार में प्रवृत्त होता है, और इसी को आचरण कहते हैं। और उस आचरण में जितना जितना हम जी पाते हैं उसी को फिर संस्कार कहते हैं। तो इस परिभाषा से अब क्योंकि इसी को मेरी परिभाषा में शायद इसी को चारणत्व कहते होंगे, तो इस चारणत्व में हम किस किस तरह से समाज के साथ आगे बढ़े हैं समय के साथ में, और वर्तमान क्या स्थिति है, और उस स्थिति के हिसाब से हमको अगर इसी चारणत्व की परिभाषा में अपने को फिट करना है तो कैसे हो सकते हैं, ऐसी साधारण सी बात करने की कोशिश करता हूँ। हम सब अपने आप को जब परिभाषित करते हैं कि चारण है जो चार वर्ण है उससे अलग है, यानी वर्तमान जो मानव समाज हमको नजर आता है, हम उसमें अपने आप को सर्वश्रेष्ठ और सबसे ऊपर और सबसे अलग परिभाषित करते हैं। जब इस परिभाषा को साबित करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम कहते हैं कि हम देवी पुत्र है, शक्ति उपासक है, सरस्वती के वाहक है। यानी हमारा जो जन्म है वो एक देवी स्वरूपा के गर्भ से हुआ है, और उसी की परंपरा का हम पालन कर रहे हैं। फिर आगे चल के हम ये भी कहते हैं कि चारण जो है उसके हाथ में, एक हाथ में कलम है तो दूसरे हाथ में तलवार भी है। यानी मूल रूप से वो लिखना पढ़ना, सरस्वती का वाहक होने के नाते, और सरस्वती उसके जिह्वा पे रहती है, ऐसी परिभाषा से अपने आप को जोड़ते हैं। और दूसरे की क्षण हम ऐसा कहते हैं कि अगर मौका पड़े तो वो तलवार लेके और जान देने को भी तैयार है, जान लेने को भी तैयार है। और मैं समझता हूँ कि जब इसको परिभाषित करते थे कहते हैं कि कलम पहले है और तलवार बाद में। यानी तलवार जो है वो शायद कोई इमरजेंसी में उपयोग करने के लिए, या ऐसे आन बान शान की बात आती हो तभी उपयोग करने की बात है। अब मैं समझता हूँ कि जब हम देवी से अपने आप को जोड़ते हैं तो देवी के व्यवहार को देख लें। आप अपने आसपास जो भी देवी शक्ति हुई है या आदि देवी से चलते हैं तो उनके व्यवहार को देख लें।
तो उनके व्यवहार को देखने में आएगा कि वो सर्वमान्य थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने सिर्फ चारण के लिए ही जन्म लिया है, चारण के उपकार के लिए ही उन्होंने कार्य किया है और उसी के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है संपन्न किया है। तो मुझे लगता है कि वो सर्वमान्य थे और सर्व समाज के हित में कार्य करते थे। जब सर्व समाज के हित में कार्य करते थे और सर्व समाज में थे और हम उसके पुत्र हैं, उपासक हैं, उसकी संतान है, तो हमारा व्यवहार भी वैसा ही होना चाहिए। अगर हमारा व्यवहार वैसा बनता है तो मैं समझता हूँ कि वो हमारा जो आचरण है, जिसमें सर्व समाज के लिए हम हैं, सही समय पे सही कहने वाले हैं, सच की साथ हमेशा खड़े हैं और ऐसा हम अगर व्यवहार रखते हैं तो मैं समझता हूँ कि इसी को हमारा आचरण जो है वो चारण तो कहलाएगा। जब मैं इसी की बात करता हूँ तो अब हम देवी के स्वरूप को देखें और उसकी गुणों का जो व्याख्यान हम सुनते हैं, पाते हैं, तो जैसे करणी माता का उदाहरण लें तो वो मूल रूप से गो पालक थे, गो सेवक थे। पालक तो कम करना चाहिए, मुझे लगता है गो सेवक थे। अब उनके जीवन के जितने भी प्रसंग है वो सारे गो सेवा के आसपास ही नजर आते हैं। चाहे उनके दहेज के साथ जो गायें आई तो उसमें से उन्होंने उन गायों को लाना पसंद किया जो किसी न किसी रूप से रुग्ण थी, कमजोर थी, ताकि वो उनकी सेवा कर सके। उसके बाद के प्रसंग भी जो आते हैं कि जहाँ जहाँ भी कहीं उनको विवाद करना पड़ा तो उसमें गो सेवा के रूप में उनको जहाँ भी तकलीफ आई उसी में उन्होंने अपना स्वरूप दिखाया और उनकी गौ सेवा के लिए जो किया। इवन अगर जिस जिस व्यक्ति का उनको वध भी करना पड़ा, मैं समझता हूँ कि वो एक एक्सट्रीम कंडीशन रही होगी जब उन्होंने किसी का वध किया हुआ, तो वो भी उन्होंने गौ सेवा के लिए किया। अगर दशरथ का नाम आता है, दशरथ मेघवाल का नाम आता है, तो उसमें भी गौ सेवा का भाव को नजर आता है कि वो उनका गौ सेवक था, गौ चराने वाला था और उनका उनके साथ जो संबंध था हमेशा उन्होंने पुत्रवध उसको माना और वैसा ही स्थान दिया। अभी भी करणी माता के मंदिर में कहीं दशरथ मेघवाल की तस्वीर नजर आएगी। और आधुनिक समाज में हम देखें तो वो सामाजिक समरसता का इससे बढ़कर कोई उदाहरण नहीं हो सकता। तो यानी उनके जितने भी उदाहरण देखे उसमें ऐसा नहीं, कतई नहीं लगेगा कि वो चारण समाज के लिए ही जन्म लिया था, लेकिन चारण के घर में जन्म लेके उन्होंने पूरे समाज का उद्धार किया, इसलिए वो देवी रूप में कहलाए और देवी भी। तो अगर हम अपने आप को उनकी संतान कहते हैं तो अगर इस तरह का सर्वमान्य गुण हम में कितना है, ये हमको विचार करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि वाकई वही चारणत्व की बात आती है। अब आप अभी आज की अगर हम तुलना करें तो कितने से लोग हैं जो चारण है जो अपने आप को गो पालक कह के खुश होते हैं या गो सेवक करके खुश होते हैं। और मुझे लगता है कि ये गो सेवक कहना और गो पालक कहना अपने आप में एक अपमान सा नजर आता है, लोग उससे बचने की कोशिश करते हैं। तो यानी हमने हमारा जो मूल स्वरूप था, जो हमारी स्ट्रेंथ थी कि हम एक देवी की, जिसकी देवी ने भक्ति की, उन्हीं की भक्ति को जारी रखते हुए हम गो पालक थे, गो सेवक थे। लेकिन समय के साथ वो हमारा व्यवहार बदला और व्यवहार बदला यानी आचरण बदला, उसी की हम चर्चा आज यहाँ कर रहे हैं। धीरे धीरे दूसरी जो हमारी सबसे बड़ी जो ख्याति है या जो हमारा महत्वपूर्ण पक्ष है, जिसके नाते हम कहते हैं कि चारण जो है बाकी लोगों से अलग है, तो मुझे लगता है कि दूसरा पक्ष क्या है। देवी ये पहला पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि हम हमारे समाज में महान कवि हुए, साहित्यकार हुए, वो हमारे जिस पे हम गर्व कर सकते हैं, जिनके बारे में कहते हैं कि हम उनके पूर्वज हैं, जो जैसे ऐसे महान कवि हुए। जो कवि हुए निश्चित रूप से उन्होंने जो महत्वपूर्ण कार्य किया कि उसमें के जो राजा थे उनको मार्गदर्शन देते थे। वो उनका व्यक्तित्व इतना महान हुआ करता था कि राजा भी उनसे मार्गदर्शन लेके चलता था और उन व्यक्तित्व में उनकी हिम्मत इतनी थी कि वो सच बात को जैसे सच का सच कह देते थे। जैसे ऐसे हजारों उदाहरण अपने सामने है, मैं दोहराना नहीं चाहूँगा कि जब वंश भास्कर लिखने लगे तो सूर्यमल जी को एक उनके वंश के ऐसे राजा के बारे में लिखने के लिए कहा जो शायद युद्ध से भाग करके आ गए थे, तो उन्होंने उसे लिखने से मना कर दिया और आगे काम करने से मना कर दिया। तो ये बहुत बड़ा गुण था जो उसमें लोग कह पाते थे।
और उस गण की जब व्याख्या करते हैं तो हम कहते हैं कि हम चारण हैं, उस वंश के हैं और ये हमारी विशेषता है। तो मुझे लगता है कि ये जो आचरण था 2 रूप में हम पहचाने जाते हैं, यानी देवी देवी स्वरूप उसके पुत्र और फिर जो हमारे महान कवि हुए जिनमें इतना सतीत्व हुआ, जिनकी इतनी ख्याति थी, सच बात को सच कहते थे और कहीं भी खड़े होकर बोल सकते थे। उनमें इस बात का कतई कोई डर नहीं था कि हम बोलेंगे तो क्या होने वाला। ये 2 गुण हैं, इसी गुण को मैं समझता हूँ आचरण और चारणत्व कहते थे। लेकिन आज हम अपने सब आस-पास देख सकते हैं कि हम इन दोनों गुणों में कितने खरे उतरते हैं। मैं इसको यानी इसे महान कवि और देवी और से नहीं लेके साधारण तक भी देखूं तो आप अपनी पीढ़ी में ही नज़र दौड़ा सकते हैं, अपनी याद में कुछ नज़र दौड़ा सकते हैं। जब आप अपने पूर्वज दादा परदादा उनको याद करके देखें और उनकी स्थिति को और हमारी स्थिति को आज की पीढ़ी की स्थिति की तुलना करें। जब मैं तुलना की बात करूं तो निश्चित रूप से पैसे से सुविधा से न करें, तुलना से बात करें तो उनकी बात का कितना महत्व था इससे करें। आज जहाँ भी है हमारी जानकारी लेवल बढ़ गया है, यानी इन्फॉर्मेशन जिसको जानकारी को हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन लेवल बढ़ गया है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन के साधन बढ़ गए। अगर हम इन्फॉर्मेशन को ही ज्ञान कह दें, इस सूचना को भी ज्ञान कह दें, तब तो लगता है कि हमारा ज्ञान बढ़ गया है। लेकिन मैं समझता हूँ ये ज्ञान नहीं है। आज आप अपनी 2 पीढ़ी पहले देखें, 3 पीढ़ी पहले देखें, अपने रिश्तेदारी में देखें, तो आपको लगता है कि उनकी जानकारी निश्चित रूप से कम थी, माना कुछ गाँवों तक ही सीमित थी। लेकिन वो जितनी भी जानकारी थी और जितने भी लोग उनको जानते थे, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि उनमें से बहुत से लोगों की स्थिति ये थी कि गांव में कभी कोई विवाद है, कहीं कोई सच कहने की बात है, तो निश्चित रूप से कहते थे कि फलाना दान जी को बुला लो, फलाना सिंह जी को बुला लो, वार्ड जी को बुला लो, वो जो कहेंगे वो फाइनल होगा, वो पक्का होगा। आज हम में से हमारी जानकारी लेवल इतना बढ़ गया है, कौन छाती ठोक के कह सकता है कि मेरी कही हुई बात को कोई नहीं टालेगा। चाहे वो गांव में बैठा हो, शहर में बैठा हो, महानगर में बैठा हो, चाहे किसी भी पद पे बैठा हो, कौन ऐसा कह सकता है या कौन उसके लिए ऐसा कह सकता है कि फलाना साहब अगर कह देंगे तो उनकी बात फाइनल है, वो मान लेंगे। तो मुझे लगता है कि इस पक्ष का अगर देखें तो हमारा अस्तित्व उनसे कम हुआ है, हमारा अस्तित्व निश्चित से बढ़ा नहीं है। अगर बढ़ता तो हमारा दायरा इस अर्थ में बढ़ता, तो इस अर्थ में तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से नहीं बढ़ा है, उसको घटाइए। आप निश्चित रूप से देख सकते हैं, अपने आसपास देख सकते हैं, अपने ही समाज में देख सकते हैं, अपने दादा परदादा में देख सकते हैं कि उनका जितना भी दायरा था, चाहे 1 गांव भी था, 2 गांव थे, 4 थे, तहसील का था, हल्के तक था, निश्चित रूप से कोई न कोई व्यक्ति ऐसा था, चारण ही ऐसा था जिसके लिए कहते थे कि वो जो कहेंगे वो बात अंतिम होगी, उनका कहा फाइनल था। और उनमें एक गुण था कि जब ऐसी बात कहते समय वो निश्चित रूप से न तो अपने भाई का ध्यान रखते थे, न पुत्र का ध्यान रखते थे, जो सही होता था वो बोलते थे। तो ये जो मैं जिस गुण की हम समझते हैं, मुझे लगता है यही चारण तो था जिसकी हम आज दुहाई तो देते हैं, लेकिन शायद अपने व्यवहार में नहीं ले पाते। अब इस व्यवहार को अगर समझें तो मुझे लगता है कि एक मैं छोटी सी बात अगर आपके सामने रखूं कि हमारा आचरण कैसे निश्चित होता है। कि एक तो पहले हम जानते हैं, फिर मानते हैं और फिर उसको पहचानते हैं, और जब पहचान निश्चित होती है तो फिर आचरण करते हैं। और जैसे उदाहरण के लिए कि एक आपको तबीयत ठीक नहीं हो और हॉस्पिटल में जाए और एक डॉक्टर्स के कपड़े पहने हुआ, एप्रन पहना हुआ, सफ़ेद पहना हुआ और कोई इंजेक्शन लगाने आए, तो निश्चित रूप से आप समझते हो कि सुई से दर्द तो होता है, लेकिन ये उपयोगी है इसलिए लगाने के लिए राजी हो जाते हो। यानी ये मान लेते हो कि ये उपयोगी है इसलिए राजी होते। अगर ऐसी स्थिति में तुरंत ही कोई दूर से आवाज़ लगाए कि ये तो फर्जी आदमी है, डॉक्टर नहीं है, वैसे ही सफ़ेद चोला कुर्ता सफ़ेद कोट पहने हुआ आया है, तो आप निश्चित रूप से उसको मना कर देते हो। यानी आपके ये जानने का क्रम बदल गया। जो पहले मानते थे, अब जानने का क्रम बदला तो मानने का क्रम भी बदला है, और मानने के आपको पहचाना कि ये मेरे लिए उपयोगी नहीं है, उसको मना कर देते। अगर उसी समय थोड़ी देर तक आपका एकदम खास मित्र परिवार का जन आ जाए कि नहीं तो गलत बोल रहा है, ये तो डॉक्टर साहब ही है, इसको लगाने दीजिए, तो फिर आपका जानने और मानने का क्रम बदल जाता है और पहचानने लगते हो कि ये डॉक्टर है, ये ठीक ही कर रहा है, और फिर वैसा आप निर्वहन कर लगते हो, उसको अपनाने लगते हो। तो मुझे लगता है जो आचरण था पहले लोगों का, लोग उनको पहचानते थे, जानते थे, फिर मानते थे, पहचानते थे।
उनका परीक्षण करके, उनके गुण दोष को पहचान के, उनके आचरण को पहचान के मानते थे, इसलिए उनके आचरण के अनुसार उनको निर्वहन करने की उनको आश्वस्त रहते थे। तो आज के समय में हम लोगों को पहचान जानने तो लगते हैं, कभी मानते हैं, कभी नहीं मानते। यानी पहचान लेवल का जो आचरण बनता है वो नहीं बन पाता। और यही जो हमारा अस्तित्व जो है हमारे आचरण के रूप में एक क्वेश्चनेबल बनता है। मैं हमेशा अपने मन में ये बात रखता हूँ कि हमको कभी किसी बड़े आदमी का नाम लेके अपने आप को परिभाषित करते हैं, तो निश्चित रूप से वो कहीं न कहीं एक क्वेश्चन करता है। हम अपने आस-पास जो साधारण लोग हैं, जो हमारी पीढ़ी में हमने देखा है, हमारी पहली पीढ़ी में देखा है या हमारे पूर्वजों में देखा है। निश्चित रूप से हमारे पूर्वज में हम देख के देखते हैं तो हमें लगेगा कि इस आचरण के पक्ष में हम कमज़ोर हुए। और उसको अगर आप ध्यान में रखते हैं और हमेशा बैक ऑफ माइंड में रखते हैं कि हमारे दादाजी कैसे करते थे, परदादा कैसे करते, या हमारी रिश्तेदारी में फलाना व्यक्ति जो कैसे करता था, जिसको ज़रा समाज ही पूछता था, उनकी बात को हमेशा कोई टालता नहीं था, तो उनमें क्या गुण होते? मैं मेरे मन में हमेशा मेरे पिताजी को, मेरे बड़े पिताजी को ध्यान में रखता हूँ कि उनका व्यवहार किस तरह रहा हो, किस तरह रहता था। जब कोई भी ऐसी सामाजिक बात होती थी, सेवा की बात होती थी, व्यक्ति के व्यवहार की बात होती थी, तो उनका आचरण कैसा रहता था, तो मैं उस आचरण को हमेशा ध्यान में रखने की कोशिश करता हूँ। मैं समझता हूँ इतनी साधारण सी बात हम अगर ध्यान में रख लेते हैं कि हमारा जो पीढ़ी है जहाँ से हम चले हैं, बहुत बड़े व्यक्ति को ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर साधारण से साधारण हमारे अपनी पीढ़ी के अब अपने से पहले पीढ़ी के अपने ही पूर्वज को ध्यान में रख देखते हैं, तो हम निश्चित रूप से अपने आचार को सुनिश्चित कर सकते हैं। अब ये जो हमारा मूल स्वरूप हमने देखा कि 2 रूप में अपने आप को पहचानते हैं, तो फिर दोष कैसे आ गया? इसको समझने की ज़रूरत है। मेरा ऐसा आंकलन है कि जैसे-जैसे हमारे महान कवि हुए, उन्होंने राजाओं को मार्गदर्शन दिया और राजा खुश हुए उससे। जैसे ही वो खुश हुए, तो निश्चित रूप से खुश होने पे पारितोषिक दिया जाता है, इनाम दिया जाता है और इनाम के रूप में उन्होंने हीरे, जवाहरात और ज़मीन, जायदाद, जागीर उसको प्रदान की। अब जैसे ही जागीर प्रदान की गई, तो जागीर के अपने नियम थे, उनका जो व्यवहार था, रहन-सहन, खान-पान धीरे-धीरे राजा महाराजाओं जैसा होने लगा। कोई बुराई नहीं थी, अच्छी बातें होना ही चाहिए। लेकिन उनकी जैसे-जैसे आगे पीढ़ी बढ़ी, उस पीढ़ी को ये बात तो भूल गई कि हमको ये चीज़ मिली कैसे थी? हमारे किस महान व्यक्तित्व की वजह से हम ये चीज़ हासिल हुई थी? उस व्यक्तित्व के गुण को हम भूलने लगे और उसके बाय प्रोडक्ट के रूप में जो हमको जीवन मिला, जिस जीवन में वैभव था, आनंद था, मस्ती थी, वो हमारे जीवन का हिस्सा होते गए। जैसे-जैसे वो हमारे जीवन का हिस्सा होते गए, तो जो आचरण एक संत के रूप में पहचाना जाता था, जिसका आचरण के रूप में माना जाता था, वो आचरण एक सामत के रूप में पहचाना जाने लगा। आज भी हम अपने आप को जो परिभाषित करते हैं, तो हम जागीरदार के रूप में परिभाषित होने में अपने आप का गौरव महसूस करते हैं। हम गौ सेवक के रूप में परिभाषित होने में अपना सम्मान महसूस नहीं करते। हम अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि हमारी फलां-फलां हम तो जागीरदार थे और जागीरदारों में भी हम जागीरदारों से प्लस थे, इसलिए हमको हमारी जो पहचान है वैसी बनती। मुझे लगा कि धीरे-धीरे उसी पहचान ने हमको अपने मूल अस्तित्व से आगे विमुक्त किया है और हमारा जो चारण तव की बात करते थे, वो तो जो है धीरे-धीरे कम हुआ है। जब ज़मीन, जायदाद, जागीर और धीरे-धीरे वो स्वरूप बदलते-बदलते पावर और पैसे की तरह आ गए। आज जिस स्थिति में हम हैं, हम अपने आप को पावर और पैसे से परिभाषित करते हैं कि कौन व्यक्ति अगर किस नौकरी में होगा तो उसका पावर कितना होगा और हम बिल्कुल बिना लाग लपेट के भी ये सामान्य रूप से भी कहने लगे, सार्वजनिक रूप से भी कहने लगे कि जो हमारा जो भी व्यवसाय है, हमारी नौकरी है, इस नौकरी में नौकरी से ऊपर क्या है, ऊपर कितना मिलता है, इसको हमने हमारे सामाजिक जीवन का हिस्सा भी बना दिया। जब हमने इसको अपना सामाजिक जीवन का हिस्सा बना दिया, तो लगता है कि पावर और पैसा ही सब कुछ है। तो जो हमारा आचरण जो जिनके लिए हम अपने आप को परिभाषित करते हैं, आज भी साबित तो ये करना चाहते हैं, देवी पुत्र है, हम जो कवि समाज हमारा रहा, उसकी हम संतान हैं। जो संत के रूप में प्रसिद्ध थे, उनकी संतान है। लेकिन व्यवहार में आते हैं, तो हम अपने आप को कहते हैं कि हम जागीरदार हैं, हम हमेशा से हमने राज किया है, हम राज करने वाले कौन हैं। तो इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन एक विरोधाभास उत्पन्न होता है और विरोधाभास उत्पन्न होने से हमारा मूल स्वरूप है उसको हम खोने लगते हैं। आचरण को हम देखें तो यहाँ तक भी मैं देखता हूँ, जैसे देशनोक में आया, मुझे पहले इतना ज्ञान नहीं था, तो देशनोक में मैंने जाकर देखा तो वहाँ देवी के मंदिर में प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाई जाती।
अब मैं कहीं से भी इसका रेफरेंस कहीं साहित्य में कहीं भी करणी माता के जीवन दर्शन में किसी कथा में कहीं नहीं ला पाया कि शराब उनके प्रसाद के रूप में कहीं वितरित की गई। तो ये एक स्थान नहीं, मैंने एक उदाहरण के लिए बताया, एक स्थान नहीं है, और जगह स्थान भी हम इसको एक प्रसाद के रूप में ग्रहण करने लगे। तो हमने प्रसाद का रूप शायद इसलिए दिया कि हमने अपना जो स्वरूप था वो हमने स्वरूप हम शायद एक सावंत के रूप में और एक जागीरदार के रूप में जब प्रदर्शित किया, जो हमारी इस आम खान पान का हिस्सा बना, और उस आम पान खान पान के हिस्से को हमने और सर्वश्रेष्ठ घोषित करने के लिए इसको प्रसाद के रूप में प्रदर्शित किया, जो कतई देवी का प्रसाद नहीं हो सकता। पहले तो धीरे धीरे ये कहते थे कि इवन मांस भी चारणों के घरों में नहीं बनता, और धीरे धीरे ये लगा कि घरों में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा। लोग घर भी छोटे होने लगे, शहर में रहने लगे, तो घर की किचन के बाहर कहाँ बना सकते हैं, तो किचन में बनने लग गया। तो पहले कहते थे कि चारणा महिलाएं जो है इसका सेवन नहीं करती, लेकिन किचन में जब मिलने लग गया और महिलाओं को लगा कि इसमें क्या दोष है, जब वो कर सकते हैं तो पति कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकती, तो वो शुरू हो गया। तो यानी जिस चीज़ों की वजह से हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहते थे, दूसरों से अलग कहते थे, वो हमको याद तो है, लेकिन हम उसको साबित नहीं कर पा रहे। और ये जो साबित नहीं करने की जो बुराई हम में आई, मुझे लगता है कि इसी प्रथा से धीरे धीरे हमने कहा कि हम तो लैंडलॉर्ड है, हम तो जागीरदार है, हम सबसे ऊपर है। ये भाव हमें ज़्यादा जोर ऊपर के ऊपर से आया, और हम उस देवी की संतान है जो हमेशा गौ सेवक रही है, और हमें भी उसी भावना से अपने आप को रहना चाहिए, और हमें अपने आप के गुणों से प्रदर्शित करना चाहिए, न कि पैसे से, न कि पावर से। तो ये जो धीरे धीरे स्वरूप बदला, तो मुझे लगता है कि हमारे आचरण में बदलाव आने लगा। और ऐसे में जब देखते हैं तो हम कर क्या सकते हैं। अब एक मूल स्वभाव देखें मनुष्य का कि प्रकृति में सब कुछ है वो लगभग निश्चित है, मानव के आचरण को छोड़ के सब कुछ निश्चित है। जैसे जैसा बीज होता है वैसा ही पौधा होता है, जैसी नस्ल होती है वैसा ही पशु होता है। लेकिन क्या आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जैसे माँ बाप होंगे वैसे ही संतान होंगे? मुझे लगता है निश्चित नहीं कह सकते। जैसे गाय है वो घास ही खाएगी, मांस नहीं खाएगी। अगर शेर है तो मांस ही खाएगा, घास नहीं खाएगा, यानी उसका आचरण निश्चित है। लेकिन इंसान के साथ ऐसा नहीं है। तो इंसान का आचरण जरूरी नहीं है कि जिसके माँ बाप शाकाहारी हो उसका बेटा और बेटी भी शाकाहारी हो, ये निश्चित नहीं। तो उसका आचरण निश्चित नहीं है। उसका निश्चित आचरण जो है वो संस्कार से बनता है। उसका कैसा संस्कार है वैसा उसका व्यक्ति बने। तो मुझे लगता है कि इस समय जो संस्कार का जो महत्वपूर्ण विषय सामने आता है, ये चारण को वापिस अपने चारण तक को ले जाने के लिए करने की जरूरत पड़ सकती है, और उसी को ध्यान में रखते निश्चित रूप से उसको परिवार से शुरू करना होगा। अगर परिवार में ये भाव है कि हमारा संतान कैसी होनी चाहिए, तो उसको खुद को भी वैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा। जैसा मैं होऊंगा, मेरी संतान शायद मेरे से फिर वैसा ही सीखेगी, और उसकी संतान आगे से उसका वैसा ही सीखेगी। लेकिन हुआ क्या कि अगर हम रिश्ते को भी देखें तो रिश्तों ने भी अपने रूप बदला। पहले रिश्ते इस तरह से होते थे कि अगर हमको फलां घर से लड़की लानी है तो फलां घर का संस्कार कैसा होगा, ऐसी एक कल्पना बना लेते थे। ये एक निश्चित था कि फलां घर की फलां लड़की है तो ऐसे होगी, फलां घर का लड़का है तो ऐसा होगा। ये संस्कार का जो भाव था, ये आधार था। और धीरे धीरे हमने इसके आधार को बदला कि पावर कितना है, पैसा कितना। जब पावर और पैसा आधार बना तो उसने समाज में बहुत बहुत बुराई आने लगी। जिस लड़की को हम देवी मानते थे उसको दासी मानने लग गए, दासी मानने लगे तो वैसा ही व्यवहार करने लगे। तो ये जो आचरण में फर्क आया, वो हमारा इस जो चारण तो जिसको कहें हम, जिसको आचरण कहें, उसका मूल स्वरूप भी बदलने लग गया। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अगर हम इसी आचरण से चलते हैं तो हम दूसरे समाज से अलग नहीं है। बाकी सारे समाज भी ऐसे ही चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम अकेले ही चारण ऐसा चल रहे हैं, सारा समाज ही ऐसा चल रहा है। पैसा होना चाहिए, पावर होना चाहिए, सब चीज़ पैसे और पावर से तय हो रही। माना इस बात को, ठीक है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हम चारण उससे अलग है, तो हमको निश्चित रूप से अलग साबित करना पड़ेगा। पैसा कमाना में हर्ज नहीं है, उसका उपयोग करने में भी हर्ज नहीं है। लेकिन अगर हमारा व्यवहार उसके आधार पर तय होता है तो निश्चित रूप से क्वेश्चनेबल है, और तब हमको सोचना चाहिए कि हम आम लोगों के जैसे, हम कोई विशेष नहीं। अगर हम आपको अपने आप को विशेष साबित करना चाहते हैं, विशेष साबित करने के लिए तर्क देना चाहते हैं कि हम देवी के पुत्र हैं, हम उन महान कवियों के संतों की संतान है,
जो बाकी सब जाति धर्म वर्ग से ऊपर है, अलग है, तो निश्चित रूप से हमारा आचरण वैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार वैसा वैसा होना चाहिए। और व्यवहार मतलब दूसरे वाला सोचे कि अगर चारण है तो मतलब ये गुण तो होना ही होना, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो इनको फुलफिल करता होगा। ये भाव लाने के लिए हम आपको आम लोगों के जो व्यवहार है उससे हमको अपने आप को थोड़ा ऊंचा साबित करना पड़ेगा। ऊंचा साबित करने के लिए इन तमाम बुराइयों से अलग हट के कुछ करने की जरूरत है। मुझे ध्यान है कि जब हमने चारण गढ़वी इंटरनेशनल फाउंडेशन की स्थापना की, जो संगठन 2015 में बना, मैं भी उसका प्रारंभिक सदस्य हूँ जो जब से बना, और अभी मैं मेरे पास भी उसका एक महत्वपूर्ण दायित्व है, नेशनल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का दायित्व है। तो एक जब ध्येय वाक्य तय हुआ कि इसका ध्येय वाक्य क्या रखा जाए, तो सोनल माँ के ध्येय वाक्य से उसका मूल रूप लिया गया कि चारणों एक बनो नेक बनो। अब एक बनने में तो अब देखें तो मुझे तो समझ में आता है कि हम किसी व्यक्ति को कैसे पहचानते हैं, एक है कि नहीं है। पहचानने का एक तरीका हो सकता है कि वो उसकी कहाँ से उत्पत्ति है। तो हम देखते हैं कि जिस देवियों की संतान है, देवी की परंपरा आज भी हमारे समाज में है, अभी भी देवियों जन्म लेती है जिनकी पूजा करते हैं। तो इस नाते देखें तो सब कुछ सारे चारण एक ही, चाहे वो गुजरात में जन्म लेता हो, चाहे राजस्थान में लेता हो, कहीं एमपी में ले रहा हो, चाहे विदेश में भी जाके जन्म ले रहा है, वो चारण है। अगर हम उसके विद्वानों कवियों की संतों की परंपरा देखें तो इस नाते भी हम एक। तो एक होने का जो पैमाना है, ये एक होने के पैमाने पे हम सारे एक हैं। अगर हम अपना पैमाना ही बदल देते हैं कि किसके पास जायदाद कितनी है, किसके पास पैसे कितने हैं, किसकी शादी किससे हो रही है, किसका व्यवहार किससे हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये शादी व्यवहार ये तो व्यक्तिगत धारणा के मुद्दे हैं। जिसको जहाँ अच्छा लगता है उसी वहाँ रिश्तेदारी करता है। तो इस नाते हम सभी एक है। तो ये मुद्दा जब लगा थे चारण एक बनो, तो मेरे समझ में ये आया कि इनका मीनिंग ये है कि हम जिसकी संतान है वहाँ अगर हमारा भेद है तो हम अलग है, नहीं तो एक है, तो चारण तो एक है। तो ये भाव सब में आने के लिए उनको आह्वान किया। फिर उन्होंने कहा चारण नेक बनो। और जब नेक बनने की याद आती है तो मुझे यही आचरण ध्यान में आता है कि नेक बनने का शायद वो यही कहना चाहते हैं कि हमारा चारण का कैसा आचरण होना चाहिए, जो हम देवी स्वरूप कवि की संतान और संत परंपरा यानी कलम पहले और तलवार जो इमरजेंसी में, अगर ऐसा हमारा निश्चित आचरण है और हमारा चारण कहते हैं, गढ़वी कहते ही ये दिमाग में आता है कि इनमें इतनी ये तो मिनिमम गुण होंगे ही होंगे, तब हम चारण और गढ़वी कहलाने के हकदार है। तो ऐसी ऐसी जो कल्पना थी उसी को चारण बनो एक बनो नेक बनो रखा। तो इस वाक्य से हम आगे चलते हैं, लेकिन ये जो प्रयास है मैं समझता हूँ कि ऐसे में हमको चारणों को करना क्या चाहिए। तो मेरे ध्यान में एक चीज आती है कि हम जब भी जो भी हमने अब आधार लिया जीवन का, जिसमें हमने पैसे को बहुत महत्व दिया है, मुझे लगता है कि पैसा खूब कमाए लेकिन उसको महत्व देना कर लें, उसको दिखावे का आधार न बनाए। और आप निश्चित रूप से अपने आप आसपास देख सकते हैं, जिसके पास पैसा है उसके आसपास जो भी लोग नजर आएंगे वो दो कारणों से नजर आ सकते हैं। एक तो उनका कोई व्यक्तिगत लालच होगा इसलिए नजर आ रहे हैं, या उसकी कुछ किसी दबाव में नजर आ रहे हैं। आप निश्चित माने कि आप अच्छे व्यक्ति हैं, इस नाते कोई नजर नहीं आएगा। जैसे थोड़ा सा आपके पैसा अगर आपसे सरकने लगा तो लोग भी आपसे सरकने लगे। तो ये जो आचरण है हमको निश्चित रूप से देखना चाहिए कि हमारे आचरण में अगर हम पैसे के आधार पे लोग हमारे पास आ रहे हैं तो ये मान लें कि वो एकदम टेम्परेरी है, अपने लालच से हैं, किसी दबाव से हैं, किसी प्रभाव से है, और निश्चित रूप से स्वभाव से नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर स्वभाव से अगर व्यक्ति आपसे जुड़ता है तो वो आपको चारण होने के नाते जुड़ रहा है। तो इस तरह से हम कितने लोगों को, अपने समाज के लोगों को, चारण समाज से हटके दूसरे लोग कितने हमारे साथ जुड़ते हैं हमारे आचरण की वजह से, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो चारण तो है, जिसको हम चारण आचरण कह सकते हैं, उसके आधार पे अपने आप को साबित करने में सक्षम होते हैं। मैं सोचता हूँ कि मुश्किल नहीं है इतना कि ऐसा हम कर नहीं पाए। इसको करने के लिए हमको किसी बड़े व्यक्ति को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा अपने आप बहुत आदर्श समाज रहा है। देवी जिसके घर में जन्म लेती हो, इससे बढ़कर तो कुछ हो नहीं सकता। और आज भी देवी में जन्म लेने की परंपरा हमारे पास रही है, और ऐसी परंपरा जिनके घर में रही है, इतना हमारा सम्मानजनक, वैभवशाली और उज्जवल इतिहास है, वो व्यक्ति अगर थोड़े से
उतने से अहम में आ जाए कि मेरे पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है, संपत्ति ज़्यादा है, मेरी नौकरी बड़ी है। मुझे लगा कि ये सब एक टेम्परेरी साधारण सी चीज़ें हैं। वो इनसे ऊपर उठ के इन चीज़ों का उपयोग अपने अपने तक ही सीमित रखें, लेकिन इसको व्यवहार में प्रदर्शन न करें। व्यवहार में प्रदर्शन किसी को प्रभावित करना है तो सिर्फ अपने आचरण से करें। जब आचरण को दोबारा परिभाषित करना, हमारा विचार है जो शुद्ध हो, फिर हमारा वचन भी वैसा हो और फिर मेरा व्यवहार भी वैसा हो। जब इन तीनों में एकरूपता होती है, विचार से लेके और व्यवहार तक, उसी को हम आचरण कहेंगे। और उस आचरण को अगर हम ध्यान में रखें तो हम कहाँ से आते हैं, वहाँ से हमारा आचरण कैसा था, उस आचरण को हम वापिस साबित करने की कोशिश करेंगे, तो उसी को हमारा संस्कार कहेंगे। इस संस्कार को हम अपने आसपास कैसे साबित कर सकते हैं, कैसे अपने बच्चों तक ले जा सकते हैं, कैसे बच्चों में इसको आगे तक उनके बच्चों से बच्चों तक जा सकता है, इसके लिए हम कितना यत्न करते हैं। अगर ऐसा कर पाते हैं तो जिस आचरण की बात करते हैं, जिनको चारण कहते हैं, जो चारण होने चाहिए, वो निश्चित रूप से साबित होता है। अन्यथा जैसी और जातियाँ होती है वैसी एक जाति चारण भी है, जिनको जन्म लेती है, अपना जीवन यापन करती है और इस हाथ करते करते फिर हो सकता है किसी और जन्म में चली जाती है और फिर ये कर्म चलता रहता है। तो इस साधारण से जीवन को, एक साधारण सी बात को हम अगर ध्यान कर लेते हैं कि हम अलग हैं, तो इन वजह से अलग है और वो वजह हमें अब भी होनी चाहिए, उसको हम जिंदा रख सकते हैं, पीढ़ियों तक पहुंचा सकते हैं। ये मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत साधारण सी है। हमेशा अपने जीवन में इस बात को रख लें, हमारे बैक ऑफ माइंड है, हमारे दिमाग के पीछे स्पष्ट रहे कि मुझे क्या करना है और मैं चारण हूँ तो मेरा क्या धर्म बनता है, कैसा मेरा आचरण होना चाहिए। ये चीज़ उसको हमेशा ही और समाज को भी अपने आप आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि चारण है तो मतलब ये गुण होने चाहिए। अ, आज की परिस्थिति में इसकी बहुत आवश्यकता है। आज आप देख लें समाज में जितने भी रिश्ते नाते तय होते हैं, उनमें अभी जानते हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं, टीका, दहेज, ये सब उन सब पढ़े लिखे लोगों से संबंधित है। जहाँ टीका, दहेज, उसको लेके, उसके बाद के हालात को देख के, घरों में मारपीट को देख के, यहाँ तक कि तलाक को देख के, ये सारी जितनी भी चीज़ें हमारे ध्यान में आती, वो सारे संपन्न, पढ़े लिखे, अच्छी नौकरी वाले, अच्छे व्यवसाय वाले उन लोगों में नजर आती, किसी गरीब चारण में कभी नजर नहीं आती। तो यानी चारणों के रूप में तो वो जो गरीब है, जो कम पढ़ा, गरीब मेरा मतलब है जिसके साथ साधन साधन संपन्न नहीं है, कम है, वो इस परिपाटी में, इस परिभाषा में हमसे बेहतर है, उन लोगों से बेहतर है जो पैसे से तो संपन्न है, व्यवस्था से संपन्न है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से संपन्न नहीं है। वो सुविधा से संपन्न हो सकता है, पढ़ाई लिखा में ज्यादा हो सकता है, लेकिन जिसको हम सामाजिक विकास कहें, तो संस्कार से, मूल्य से और अपनी जीवन शैली से साबित करता है, उसके रूप में निश्चित रूप से वो समाज का विकास नहीं हो रहा, वो समाज में निश्चित रूप से नीचे। तो ऐसे में देखें, अगर हम पढ़ लिख के अगर सुविधा के आधार पर अपने को साबित करने जा रहे हैं, तो समाज जिसको विकास कहेंगे, जो समाज की अवधारणा, हमारी चारण समाज की अवधारणा, मुझे लगता है उसमें पीछे जा रहे हैं। तो ऐसा पढ़ लिख के अगर हम पीछे जा रहे हैं, तो हमसे जो पीछे जो रह गया है, जो अभी पढ़ लिख के आगे आने की इच्छा रखता है, उसको भी अगर ये वास्तविकता समझ में आ जाए कि पढ़ लिख के मेरा समाज कैसा होने वाला है, मेरा घर कैसे होने वाला है, तो उसको हम क्या प्रेरणा दे रहे हैं। ये तो हमारे लिए बहुत ही सोचनीय विषय है कि जो हम पढ़ लिख के और घर में झगड़े का, तलाक का, टीका का, दहेज का, ये सारे के सारे विषय सिर्फ पढ़े लिखे लोगों पर ही साबित होते हैं। आप कोई भी उदाहरण देख लें, जितने भी इतने तरह के, जो ये सब हमको, जिसको हमको एक शब्द में कह सकते हैं कि पारिवारिक डिस्प्यूट है, ये पारिवारिक डिस्प्यूट सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोगों में, सो कॉल्ड धनाढ़ लोगों के विषय है। अगर ये धनाढ़ लोगों के विषय है, तो जो धनाढ़ नहीं है और धनाढ़ बनने की कोशिश करता है, अगर वो गहराई से सोचता होगा तो सोचता होगा कि बन के मैं क्या हासिल करने वाला हूँ। उसको चकाचौंध अभी आकर्षित तो कर रही है, लेकिन अगर ठंडे दिमाग से सोचेगा तो लगेगा एकदम मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ। कई लोग तो आजकल ऐसा भी कहने लगे कि पढ़ा लिखा हो तो ठीक है, नहीं पढ़ा लिखा हो ज्यादा ठीक है। शायद ये जब ज्यादा ठीक कहते हैं तो चरित्र के आधार पर, आचरण के आधार पर आकलन करते हैं कि पढ़ लिख के अगर उसका आचरण ठीक नहीं है तो पढ़ा लिखा नहीं होना ज्यादा उचित है। तो ऐसे में चारण समाज को अपनी स्थिति को आम समाज से अगर अलग साबित करनी है, तो निश्चित रूप से इस विषय से उनको हटना पड़ेगा। मूल विषय जो उनका था कि वो कवि थे, संत थे, संत और कवि का जो स्वरूप था,
वो उनके आचरण में परिलक्षित होता था। ये चारण मतलब ये व्यवहार उसका निश्चित है, ऐसा भाव था। आप अपने आसपास ऐसे सैकड़ों लोगों को देख सकते हैं, संपन्न नहीं होंगे लेकिन उनका आचरण निश्चित होगा। मुझे तो बहुत कई बार ऐसा लगता है, मैं तो जब भी प्रेरणा पाता हूँ अपने लोगों से, मेरे आसपास जो मेरे मेरे अपने ही पीढ़ी के से पहली पीढ़ी के जो लोग थे, उनके व्यवहार को देखता हूँ, अपने घर के बड़े बुजुर्गों को देखता हूँ वो कैसे व्यवहार करते हैं। मैं उनके व्यवहार को अपने दिमाग में रख कर आधुनिक साधन से जब मैं जीता हूँ, इन दोनों का जो मेल होता है, किसी मेल से हम ज़्यादा आसानी से अच्छी तरह से रह सकते हैं और अपने चारणता को भी साबित रख सकते हैं। जब हमारा वर्तमान साधन संपन्न जीवन हमारे पिछली पीढ़ी के साधन विहीन पर आचरण युक्त जीवन उस पर हावी होने लगता है, तो हम चारणताओं से पीछे हटते हैं। अगर हमारा जीवन तो उतना ही शुद्ध सात्विक हो जैसी जो साधन विहीन पीढ़ी हमारी पहले जिया करती थी, साधन संपन्न नहीं थे लेकिन बात के पक्के थे, जबान के पक्के थे, जो करते थे अच्छा करते थे, पक्का करते थे, सहयोग करते थे। लेकिन जैसे जैसे पैसा आया तो वो कम होने लगा, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम अच्छे बन के ही कहीं न कहीं समाज की दृष्टि से अगर गहराई से सोचें तो कहीं न कहीं पीछे जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इन दोनों में अगर हम फ़र्क कर पाते हैं तो खूब आनंद से पैसे कमाएँ, खूब जिए, लेकिन हमारा व्यवहार का आधार वो पैसा नहीं होना चाहिए, हमारे रिश्तों का आधार वो पैसा नहीं होना चाहिए, हमारे किसी से मिलने-जुलने का आधार वो पैसा नहीं होना चाहिए, किसी के सम्मान का आधार वो पैसा नहीं होना चाहिए। जब मैं सम्मान की परिभाषा देखता हूँ तो मुझे लगता है कि सम्मान में अगर हम गहराई से सोचें तो सम्मान का मतलब सम और मान। सम मतलब बराबर, मान मतलब सम मतलब मापना, मान मतलब बराबर मान। अब अक्सर आप समाज में देखें कि बहुत से लोग व्यक्ति को उसके आचरण, उसके गुण, दोष, व्यवहार के उससे ज़्यादा कुछ कहने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा कुछ बताने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि हाँ, इनका क्या कहना, इन्होंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो उसको कहते हैं ओवर इवोल्यूशन, जैसा है उससे अधिक मापना। और कभी-कभी बहुत अच्छे आदमी को भी अगर साधन संपन्न नहीं है, तो उसको बेकार घोषित कर देते हैं। तो इसको कहते हैं अंडर इवोल्यूशन। ये दोनों ही ठीक नहीं है, ये दोनों ही अपमान है। ओवर कहना भी अपमान है, जो जिसके काबिल नहीं है, जिस 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 गुण से वो जीता नहीं है, जैसे आचरण से वो जीता नहीं है, लेकिन हम किसी न किसी लालच से, दबाव से, प्रभाव से उसको अगर सम्मान देते हैं, तो ये उसका सम्मान नहीं है, उसका अपमान ही है। उसका सम्मान तो तब होता है कि जो जैसा है वैसा उसको सम्मान दे। तो जब सम्मान की बात आती है, तो सम्मान की बात में हमको आचरण के आधार पर सम्मान देने की जरूरत है। अगर ये भाव रखते हैं आचरण के आधार पर सम्मान देने की, तो व्यक्ति में निश्चित रूप से भाव आता है कि चाहे मेरे पास पैसा कम हो, सुविधा कम हो, ज़्यादा हो, मेरी नौकरी बड़ी हो, छोटी हो, इसका महत्व नहीं है। मैं व्यक्ति कैसा हूँ ये महत्वपूर्ण है। और कम से कम मुझे लगता है चारणों को तो ये साबित करना चाहिए। आप देख सकते हैं जहाँ भी चारण है वो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है। एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट मैं इसलिए कहूँगा, जहाँ भी है उसका अस्तित्व उसके आसपास से प्लस नजर आएगा। अगर उस प्लस आचरण में अगर वो अपने आचरण को ये साबित कर पाता है कि मैं चारण हूँ, मेरी इंटेलिजेंसी लेवल के साथ साथ मेरा आचरण भी उतना सात्विक है, शुद्ध है, मेरी बात का खरा हूँ, पक्का हूँ, जैसे मेरे से आप जो मेरा एक इमेज आप लेके चलते हैं चारण गढ़वी की, वैसी इमेज को मैं आज में साबित करता हूँ, ऐसा मेरा व्यवहार है, तो आप चारणत्व को साबित करते हैं। अन्यथा आप आम समाज के जैसे ही हैं, जैसे बाकी लोग करते हैं वैसा ही आप कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं बहुत ही साधारण सी चीज़ों को ध्यान में रख के चलता हूँ और साधारण सी चीज़ों को ध्यान में रखते ही इस साधारण सी राय इस मेरे समस्त चारण समाज, गढ़वी समाज को देना चाहता हूँ कि आप अपने ही अंत में यही इतना से कह के अपने ही पूर्वजों को ध्यान में रखें। जैसा भी आपको पीढ़ियों ने सिखाया है कि आप जहाँ भी है, आप चारण हैं, आप अपने व्यवहार आचरण के पक्के हैं। आपका व्यवहार आचरण न तो पैसे से प्रभावित होना चाहिए, न किसी दबाव से प्रभावित होना चाहिए, न किसी प्रभाव से होना चाहिए, सिर्फ स्वभाव से होना चाहिए। इतनी सी बात अगर ध्यान रखें तो चारण निश्चित रूप से बाकी लोगों से अलग है, वो अलग ही नजर आएगा। अगर इससे अगर हम हट जाते हैं तब निश्चित रूप से हमको अपने आप को अलग साबित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये मान लेना चाहिए कि बाकी जैसे समाज है वैसे ही हम हैं और हम कोई विशेष नहीं है। ये जाति प्रथा, धर्म प्रथा, जो वर्ग प्रथा जैसी भी थी वो रही होगी, अब तो हम सबके बराबर हैं, ऐसा मान लेना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि इतनी सी बात कह के मैं इस बात का कोई एक्सपर्ट भी नहीं था कि चारणों को एक लेक्चर दे सकूं, उनको इतने विद्वान समाज के विद्वान लोगों को कोई ज्ञान दे सकूं।
और मैं तो ये ऐसा भी मानता हूँ कि कभी किसी को ज्ञान देना नहीं चाहिए, और उसमें भी विशेषकर चारणों को तो कतई नहीं देना चाहिए। उसके भी दो तरीके से हो सकते हैं कि जैसे ही कोई ज्ञान देना लगता है तो एक रिएक्शन होता है। रिएक्शन होता है तो निश्चित रूप से प्रतिक्रिया में कुछ उसके खिलाफ ही बात होती। दूसरा ये हो सकता है कि रिएक्शन नहीं हो, कभी कभार ये हो कि चलो इनको बुलाया है तो अपने को रिएक्शन कम से कम नहीं करना चाहिए। तो रिएक्शन इनसाइड होता है, उसके मन में रिएक्शन होता है कि ठीक है अभी तो बड़ी बात कह के गए हैं, देखेंगे मौका लगेगा तो बताएंगे। वो रिएक्शन इनसाइड होता है। घरों में भी कई बार होता है, आप देखें घर में जो कोई छोटा बोलता होता है तो बड़ा आता धमकाता उसको, बोलता है मैंने चुप करा दिया। तो क्या लगता है वो चुप हो गया क्या? वो चुप नहीं हुआ, वो उसने रिएक्शन अपने अंदर रखी है, बोल नहीं रहा है। बोलेगा मौका लगेगा, महीना 2 महीना साल 2 साल, कभी न कभी जब भी मौका लग गया जो छोटे को आपने दबाया वो सामने बोलेगा। वो था रिएक्शन इनसाइड। तो न तो रिएक्शन होना चाहिए, न रिएक्शन इनसाइड होना चाहिए, रेस्पॉन्स होना चाहिए। तो रेस्पॉन्स तो तभी हो सकता है जब आपने जैसा आप जीवन जी रहे हैं वैसी आपने बात रखी है। न तो आपने किसी बड़े का उदाहरण दे के अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश की है, न कोई अपने आप को छोटा बन के सामने वाले को बड़ा दिखाने की कोशिश की है। जो जैसा है वैसी बात रखी है। तो ऐसे मैं समझता हूँ कि रेस्पॉन्स को ध्यान में रख के ही मैंने बात की है, और कारण रिएक्शन भी न करे और अंडर रिएक्शन भी न करे, ऐसी अपेक्षा के साथ में मैंने अपनी बात रखी है। और मैं उनको मोहन जी को कह ही रहा था कि चारणों को भाषण देना मुश्किल होता है, तो आप जो भी ये सीरीज चलाई है इसमें भाषणों का स्थान कम रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं तो रेस्पॉन्स की बजाय रिएक्शन होने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। अंडर रिएक्शन भी चारण नहीं करेगा, तुरंत रिएक्शन कर देगा। तो आपकी इस सारी जो शक्ति जो आपने लगाई इसमें, वो शक्ति का उपयोग की बजाय दुरुपयोग भी हो सकता है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसके माध्यम से बहुत से लोगों को जुड़ने का मौका मिला है और अपनी अपनी मन की बात कहने का मौका मिला है। और चारणों का जो मूल स्वरूप है, जिसको हम देखते हैं कि वो कवि थे, वो अच्छा गुजराती में देखा तो अच्छा डायरा करते थे। अब ये कवि होना, डायरा करना, ये जो हमारी परंपरा का हिस्सा था, जिसमें हम हर समय अपने पूर्वजों की कई बात को आगे बढ़ाते थे। मुझे लगता है इसी बात को हम आगे बढ़ाते रहें तो ये किसी न किसी रूप में हमारी आगे की जनरेशन में एक संस्कार के रूप में जाती है। वही संस्कार के आचरण बनता है, वही आचरण को हम चाणकों के नाम से जानते हैं। तो इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। बहुत से लोग इसको कुतर्क के रूप में भी ऐसा करते हैं कि क्योंकि अब हम डिंगल की क्यों बात करें, इससे कौन सी नौकरी लगने वाली। आप देखें आपने चारों तरफ लोगों, बहुत से लोग अपने बच्चों को बहुत सारी हॉबीज के काम भी कराते, कोई संगीत सिखा रहा है, कोई घुड़सवारी सिखा रहा है, कोई क्या सिखा रहा है। तो उससे तो कोई नौकरी नहीं मिलने वाली, लेकिन ये जीवन के महत्वपूर्ण हिस्सा है। और हम तो उस समाज से ही आते हैं जिसके जीवन के ये अंग था, तो हम उसको भूलते जा रहे हैं। मुझे लगता है ऐसी चीजें जो हमारी विशेषता है उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। हमारा इस चाण गढ़वी इंटरनेशनल फाउंडेशन ने गुजरात में एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया पिछली बार, जिसमें कि वहाँ की जो विशेष शैली है डायरा गाने की। तो बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं, बच्चे और जवान हो सकते हैं जो डायरा गाते हो, लेकिन उनको उचित स्थान नहीं मिलता। उन्हें पूरे गुजरात में एक चारण गाथा के नाम से प्रोग्राम किया। हर जिले से जो अच्छे जवान लड़के स्कूल के कॉलेज के अच्छा डायरा गा सकते थे, उनको आगे बढ़ाया, कंपटीशन किया। फिर डिस्ट्रिक्ट से डिवीजन लेवल पे किया, और डिवीजन लेवल से फिर पूरे गुजरात लेवल पे किया। और उसमें से जो फर्स्ट सेकंड आए स्कूल वर्ग में और कॉलेज वर्ग में, इतने टैलेंटेड लोग थे। और मुझे ध्यान है मैं खुद भी उसमें उपस्थित था अहमदाबाद में जब इसका चारण गाथा फर्स्ट हुआ था। तो एक लड़के को पूछा, वो कच्छ से था, उसको पूछा कि आप कहाँ से, उसने गांव का नाम बताया, एक छोटे गांव से थे। फिर पूछा कि जितना ये जो गाते हैं किस कवि ने बताया। तो उन्होंने कहा मैं शक्तिदान जी के गाता हूँ। जब शक्तिदान जी के बारे में पता किया तो उसी गांव में रहने वाले एक बिल्कुल आम व्यक्ति के थे, लेकिन कितने महान कवि थे। तो ऐसे में मुझे ध्यान आता है कि ऐसे महान महान लोग हमारे देहात में, गांव में रहे, उनको आगे लाने की जिम्मेवारी हमारी बनती है। जो कुछ आगे जो आ चुका है उसकी जिम्मेवारी बनती है। उससे जो निकल के जो लड़के लड़कियां आए, वो इतने आज इस पोजिशन में है कि रात रात डायरा कर सकते। उसी को ध्यान में रख के चारण गाथा 2 हो रहा है, उसी टैलेंट को आगे। मैं कभी कभी यहाँ राजस्थान में भी हमारे कवि लोगों को कहता रहता हूँ जो मेरे संपर्क में आते हैं। हालांकि मैं कविताओं के बारे में जानता नहीं, लेकिन मुझे उसको सुनने में बहुत आनंद आता है। समझता भी कम हूँ, लेकिन सुनने में बहुत आनंद आता है। इसलिए मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि हमारी डिंगल भाषा को हमें आगे लाना चाहिए। लोगों को, जो जवान बच्चे हैं
वो चाहे वो दूसरे की कविता ही पढ़ रहे हो, अपनी नहीं बना पा रहे हो, लेकिन उसको आगे लाना चाहिए कि आने वाले टाइम में एक हमारी अपनी भाषा है और डिंगल तो खत्म ना हो, और दूसरा उस भाषा की वजह से जो हम स्पेशलिटी हमारी वो हमसे हमेशा बनी रहे, उसको ध्यान में रख के उसको आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसी बात हमेशा करते रहते हैं। मेरी तरफ से मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर ऐसे जितने भी कवि है वो मिलके अगर इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये बहुत बड़ी एक हमारे समाज में क्रांति के रूप में आ सकती है। मैं समझता हूँ कि इतनी सी बात कह के मैं अपनी बात संपूर्ण करता हूँ। सभी लोगों को मैं बीच में जय माता जी की नहीं कह पाया, तो मैं एक साथ सबको ही बहुत बहुत सादर जय माता जी की कहता हूँ। और ये महेशदान जी मेड़ू मेरे सत्ता के सामने मैं नाम देख रहा हूँ, ऊपर केपी गढ़वी जी जय हो कह रहे हैं, तो आपकी भी जय हो, सभी सुनने वालों की जय हो। और आपकी जय में हमारी जय शामिल हो। आप हमारी जय जो कह रहे हैं, मैं समझता हूँ आपकी जय का ही ये शक्ति है और देवी की कृपा है कि हम इस रूप में है कि हमको बोलने का मौका भी मिल रहा है, लोगों से बात भी कर पा रहे हैं और लोगों में साबित कर पा रहे हैं कि चारण है तो हम स्पेशल है। तो ये सब आपकी शुभकामना, आपकी दुआओं का फल है। चेन्नई तमिलनाडु समाज से इंगलादान जी है, नाम नहीं नीचे पड़ रहा ना, इंगलादान जी होंगे। स्वरूपदान जी है लुनिया सर के। साता से नीमदान जी चारण है। रणजीत जी है। मैं सबको बहुत सादर जय माता जी की अर्ज कर रहा हूँ। शिवदान जी, महेश जी मेड़ू साता, कुलदीप जी रत्नू, हमारे सुमित्रा जी हमारी महिला सीजीएफ की महिला जो पूरी ब्रिगेड है उनकी हेड है, और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की हमारी मीटिंग होती है, उसमें सबसे ज़्यादा जो कमांडिंग रोल जो है सुमित्रा जी का ही रहता है। पृथ्वीदान जी है, धर्मवीर जी चरण है। मैं सबको बहुत सादर माता जी की अर्ज करता हूँ और एक बार फिर मोहनदान जी साता का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया, और सुमित्रा जी का भी धन्यवाद कहता हूँ कि उन्होंने मेरे नाम की सिफारिश की कि ये भी एक भाषण दे सकते हैं। कभी कभी शुरू में तो हालांकि मैंने इनको कहा कि आप मेरे को फंसाने का काम कर रहे हो और मेरी इच्छा होने वाली है, और अब तक मैं फेल नहीं हुआ वहाँ पढ़ाई में तो, लेकिन यहाँ मुझे फेल होने की पूरी गुंजाइश नज़र आती है। और मैं फेल हुआ पास हुआ तो कल पता लग गया, पर मैं इतना निश्चित रूप से जानता हूँ मैं फर्स्ट डिवीजन पास नहीं हुआ। अर्जुन दान जी, महेश दान जी मेड़ू, सबको जय माता दी। इसी के साथ ही मैं अपनी बात को संपन्न करता हूँ। एक बार सब फिर सभी को बहुत सादर जय माता जी की अर्ज करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस समस्त आयोजन करने वालों को, और विशेष रूप से मेरे को सुनने वालों को मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हिम्मत रख के मेरे को लगातार सुना, और उम्मीद करता हूँ कि इसको इसके अच्छे पक्ष को अपने ध्यान में रखेंगे, और जो अच्छा पक्ष नहीं है उसको एक कान से सुना और दूसरे कान में निकाला ऐसा समझ के उसको ऐसा ही मानेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार जो भी आप अच्छा कार्यक्रम रखेंगे उसको सुन के मैं अपने आप को कुछ हासिल करने की कोशिश करूंगा। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता जी की, जय मां करणी।